वेलकम क्लास। आज हम हमारे इस यूनिट का फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, मत्स्य पालन या पिसी कल्चर जिसे कहा जाता है। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि मत्स्य पालन क्या है और मत्स्य पालन किस प्रकार से किया जाता है, इसमें क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, कौन कौन सी जो ब्रीड्स हैं उनको हम इसमें काम में ले सकते हैं और किस प्रकार से मछलियों को पाला जाता है और उनको हार्वेस्ट किया जाता है। आपको ये सुनकर के अजीब लग रहा होगा, हार्वेस्ट तो फसल जो है हम उनको करते हैं, तो मत्स्य पालन जो है वो भी एक प्रकार का आपका क्रॉप है आपकी एक ये, जिसको कि हार्वेस्ट जो है वो किया जाएगा। ओके, तो हम देखते हैं इसके बारे में आगे कि मछलियों का पालन हम क्यों करते हैं। क्योंकि अधिक जो आबादी नॉन वेजिटेरियन है वो इसको खाद्य सामग्री के रूप में प्रयोग में लाती है और पूरे विश्व में जो है वो खाया जाता है मछलियों को। लेकिन भारत में मछलियों की खपत जो है वो अन्य देशों की अपेक्षा कम है। ज़्यादातर भारत में हम देखेंगे कि हमारा जो शोर एरिया है, सी शोर वाला, समुद्र का किनारे वाला जो एरिया है, वहाँ पर मछलियाँ जो हैं वो ज़्यादा काम में लाई जाती है। लेकिन अब इनलैंड फिशरीज जो है वो भी होने लग गई है, तो भारत जो है वो 17 लाख टन मछलियों का उत्पादन करता है, जबकि हमारी आवश्यकता जो है वो लगभग 85 लाख टन है। और मछलियां जो हैं वो प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स जो है वो मानी गई है। भारत में इनका जो हम कल्चर जो करते हैं या जो जहाँ से हम इनको प्राप्त करते हैं, वो मुख्य स्रोत क्या है इसके, कि कुछ नदियों से, झीलों से और समुद्र से इसको पकड़ा जाता है। अब इनको हम इस तरह से लगातार इनका अगर हम दोहन करते रहे, ये एक प्राकृतिक स्रोत है हमारे लिए, तो इनका जो नंबर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ हो रहे हैं, तो जब हम इनका कल्चर करेंगे और अच्छा मैनेजमेंट करके और हम इनसे एक अच्छी मात्रा में मछलियां जो हैं वो उत्पादन हम कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक्वाकल्चर, पिसीकल्चर या फिश कल्चर जिसे हम कह रहे हैं, मत्स्य पालन या मत्स्य संवर्धन के रूप में तकनीक विकसित की गई, जहां पर कि इन जो कि एक्वाटिक एनिमल्स हैं मछलियां, इनको हम देखभाल कर सकें, इनको हम अच्छी तरह से पोषण दे सकें, जिससे कि हमारे को ये अच्छी मात्रा में संवर्धन इनका किया जा सकता है और मछलियों को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो एक्वाकल्चर है ये वास्तव में खेती का एक प्रकार है और भारत में अभी भी इसकी बहुत अधिक संभावनाएं हैं, इसमें बहुत अधिक कार्य करने की आवश्यकता हमें है। तो भारत में क्या है, बहुत सारे ऐसे जलाशय हैं जिनका मत्स्य पालन हेतु या तो उपयोग ही नहीं किया जाता, और अगर किया भी जाता है तो बिना वैज्ञानिक जानकारी के किया जाता है। तो इसके लिए भारत में सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पिसीकल्चर के ऊपर बहुत अनुसंधान करते हुए मछलियों का कुल उत्पादन जो है वो 85,000 किलोग्राम पर हेक्टेयर पर ईयर तक पहुंचा दिया गया है, जिससे कि हमें काफी सफलता जो है वो हमें मिल रही है। अब एक्वाकल्चर या जिसको हम पिसीकल्चर या मत्स्य पालन कर रहे हैं, इसके कई लाभ हैं। तो उनमें से हम देखते हैं कि क्या क्या लाभ इससे यहाँ पर होता है। तो जब हम कल्चर कर रहे हैं तो मछलियों को हम क्या करते हैं कि शैलो वाटर में यानी कम गहरे पानी में पालते हैं, जिससे कि इनको पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। सोचिए आपकी, एक तो आप इनको समुद्र में से पकड़ रहे हैं या एक ऐसा तालाब जो आपने बनाया है जहां पर कि आपने पाल रखा है इसको, तो वो एक सीमित एरिया के अंदर है, तो वहां से इनको आसानी से पकड़ा जा सकता है। दूसरी चीज कि जब हम कल्चर कर रहे हैं तो हम ऐसी जातियों का कल्चर करते हैं जिनसे हमें पैदावार अच्छी मिलती है, तो चुनी हुई जातियों का संवर्धन करके और हम अच्छी पैदावार यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज कि जब हम इनका कल्चर कर रहे हैं तो इनको हम इस प्रकार का भोजन दें कि जिससे इनकी ग्रोथ जो है वो जल्दी हो जाए, तो हमें जो हमारी जो फसल है एक तरह की ये, उसको बहुत जल्दी प्राप्त किया जा सकता है। और इसके अलावा क्योंकि हम इसको एक कन्फाइंड जोन के अंदर कल्चर कर रहे हैं,
यानी एक सीमित क्षेत्र के अंदर कर रहे हैं, तो हम उनमें होने वाले रोगों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। तो हम उनमें जो डिफरेंट डिजीजेज इनके अंदर हो जाती है, जिनसे कि मछलियां मर सकती हैं, उसमें होने वाले संक्रमण का नियंत्रण हम कर सकते हैं, तो हमें अच्छी निरोग और स्वस्थ मछलियां जो हैं वो मिल जाएगी। और इसके अलावा हम इनकी इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कर सकते हैं, प्रेरित प्रजनन करके अच्छी किस्म के अंडे और उनसे अच्छी किस्म के जनरेशंस जो हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे और विकास इनके अंदर होता जा रहा है और हम अच्छी विधियां जो है धीरे धीरे काम में अब यहाँ पर लेने लग गए हैं। विश्व भर में देखा जाए तो चीन जो है वो एक्वाकल्चर के मामले में सबसे आगे है। उसके अलावा यूएसए, कंबोडिया, अफ्रीका, इंडोनेशिया और वियतनाम ने भी अपने यहाँ पर विकसित तकनीक से पिसीकल्चर जो है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि केवल मछलियां ही नहीं, इसके अलावा क्लैम्स जो सीपी के जैसा होता है, मसल्स, श्रिम्प, प्रॉन, ऑयस्टर और दूसरे मोलस्कों का भी उत्पादन जो है वो वहाँ पर किया जाता है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल और पंजाब में एक्वाकल्चर का प्रयोग जो किया जा रहा है वो वहाँ जो इनलैंड वाटर बॉडीज है, जैसे झील हो गया आपका, या जहाँ पर चावल की खेती की जाती है, तो वहाँ पर क्या होगा, हमें एक लंबे समय तक खेत में पानी को भरा हुआ रखना पड़ेगा। तो जहाँ हमारी चावल की फसल हो रही है उसके साथ साथ हम मछली भी वहाँ पर पाल सकते हैं। और जो सिंचाई के लिए जो बांध बनाए गए हैं उनमें हम एक निश्चित समय पर ही, जबकि फसलों में आवश्यकता होती है तभी हम पानी छोड़ते हैं। इसके अलावा और जो छोटे मोटे तालाब, पोखर वगैरह जो होते हैं वहां पर इनका उपयोग जो है वो किया जाता है। इसके अलावा कुछ पालन जो है हम खारे पानी के अंदर भी कर सकते हैं, जिसको कि मैरी कल्चर जो है वो कहते हैं। तो इस मैरी कल्चर में मुलेट और मिल्क फिश को विकसित किया जाता है। और भारत में जो पिसीकल्चर की शुरुआत है वो वेस्ट बंगाल से की गई। और क्योंकि वहाँ पर कल्चर में भी ये था पहले वहाँ पर कि लोग अपने घर के साथ में एक तालाब जो बनाया करते थे और उसमें वो मछली पालन करते थे। माछ भात वहाँ का एक स्टेपल फूड है। जैसे हम यहाँ पर दाल और रोटी जो बात करते हैं, ऐसे वहाँ पर मछली और चावल ये मुख्य भोजन था। तो सब लोग जो है अपने अपना अपना एक तालाब रखते थे, उसको पोखर कहते थे, और वहाँ पर वो डेली की ताजा मछली जो है वो वहाँ से निकाल करके और खाने के काम में लिया करते हैं। ओके, तो भारत में जो मेजर कार्प्स हैं उनका संवर्धन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। मेजर कार्प्स क्या है कि ये फाइटोप्लैंक्टन्स या जो डेड ऑर्गेनिक मैटर हैं, जो जलीय पादप जो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, उनको खा करके और जीवित रह सकती हैं। और ये जो ऑक्सीजन जो जल में घुली हुई मात्रा है उसमें अगर वेरिएशन आता है और टेम्परेचर होता है या थोड़ा उसमें पॉल्यूशन होता है, तो भी ये उसको सहन कर सकती है और उसमें जीवित रह सकती है। इसके अलावा मेजर कार्ब्स की ग्रोथ रेट जो है वो ज़्यादा होती है और इनका स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से किया जा सकता है। और इनसे जो हमें मिल रहा है फूड, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है, टेस्ट वाइज भी इसको अच्छा कहते हैं। तो इस कारण से इसका कल्चर जो है वो यहाँ पर पसंद किया जाता है। तो हम जो मछलियों का कल्चर करते हैं यहाँ पर, उनको 3 कैटेगरी के अंदर हम डिवाइड कर रहे हैं। पहला जो कि साल्ट वाटर के अंदर या लवणीय जल में रहने वाली मछलियां हैं, जैसे कुछ उदाहरण देखे हैं यहाँ पर, मुगिल और चेनोस चेनोस। और एक होती है आयातित मछलियां या एक्जोटिक किस्में, जैसे चाइनीज कार्प और कॉमन कार्प, या तालाब में प्रजनन करने वाली मछलियां जैसे चन्ना हो गई, तिलापिया मोजाम्बिका हो गई, ऑस्प्रोनेमस गोरेमी हो गई। और इनके अलावा जो फ्रेश वाटर फिशेज जो हैं, जो कि नदियों के जल में भी पाई जा सकती हैं, जैसे लेबियो कालबासु हो गया, लेबियो रोहिता हो गया, या रोहू जिसे हम कह रहे हैं, और कटला। तो लेबियो और कटला, लेबियो की 2 स्पीसीज, कालबासु और रोहिता और कटला स्पीसीज। दूसरा एक और है इंडिजिनियस स्पीसीज, जो कि हमारे यहाँ पर स्वच्छ जलीय मछलियां हैं, जैसे आपका कटला हो गया और मेजर कार्प्स हो गई, है ना। तो इनका उत्पादन जो है वो यहाँ पर किया जाता है, इनका कल्चर हम यहाँ पर करते हैं। तो कोई भी मछली जिसका कि हम कल्चर करने जा रहे हैं, उसमें क्या विशेषता होनी चाहिए जो कि उसको कल्चरेबल बनाती है, यानी जिसका हम आसानी से पाल सकते हैं उनको।
तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि पहली चीज़ तो ये है कि उनका विकास और परिवर्धन तेजी से होना चाहिए, ताकि जल्दी से हम एक अच्छी मात्रा में हमारी क्रॉप को हार्वेस्ट कर सकें। ये भी एक फसल हो गई हमारी, और उस फसल को हम काट सकें। काटने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको पकड़ सकें उसको। दूसरी चीज़ कि मछलियों की जो, उनसे हमें जो मीट मिल रहा है, मीट नहीं कहेंगे उसको, फिश कहा जाता है। आप में से जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो जानते हैं इस चीज़ को। तो जो वेजिटेरियन है उनके लिए सभी चीज़ें मांस है, लेकिन मांस अलग चीज़ है और मछली जो है वो अलग चीज़ है यहाँ पर। तो इनकी खाद्य गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, यानी कि उसमें से हमें ईडेबल पार्ट जो है मछली में ज़्यादा से ज़्यादा मिले और टेस्टी भी हो वो। दूसरी चीज़ कि मछलियां जो हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि ये दूसरी प्रजाति की मछलियों के साथ भी आसानी से रह सके और तेजी से प्रजनन कर सके। तो हम एक कंपोजिट कल्चर की अवधारणा है जिसमें कि अलग अलग प्रकार की मछलियों को एक साथ रख करके और पाला जा सकता है। और वातावरणीय परिवर्तन के प्रति ये सहनशील होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, अगर पॉल्यूशन हो रहा है पानी के अंदर, या ऑक्सीजन की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, तो इन कारकों का इनके ऊपर कोई विपरीत प्रभाव जो है वो नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट कि ये खाने योग्य होनी चाहिए और स्वादिष्ट होनी चाहिए और रोग रहित होनी चाहिए, ताकि खाने वाले को कोई बीमारी जो है वो इसकी वजह से नहीं हो। और जो इनका प्राकृतिक भोजन होता है, उस भोजन के अलावा हम जो भोजन हमारे पास आसानी से मिल रहा है, उसको जो कि ये खाती हैं, होनी चाहिए ऐसी कि ये जो हम जो भोजन, कृत्रिम भोजन इनको दे रहे हैं वो ये खा सके। और दूसरी चीज कि ये कम खाने वाली भी होनी चाहिए और सामान्यतः शाकाहारी होनी चाहिए। अगर मांसाहारी होगी तो पूरी संभावना है कि एक मछली जो है वो दूसरी मछली को खा जाए। जैसे हम कहते हैं कि मुहावरा है हमारा कि एक छोटी मछली जो है, बड़ी मछली जो है वो छोटी मछली को खा जाती है। तो ये अगर शाकाहारी होंगी तो ये एक दूसरे को नहीं खाएंगी और हमें आसानी से उपज जो है वो अच्छी हमें मिलेगी। ओके, तो इसमें हम कुछ तकनीक का काम में लेते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर एक थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि हम करते क्या हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अंडों का संग्रहण और उनका स्फोटन करवाते हैं। एक कलेक्शन हम किस प्रकार से करेंगे, तो जब बारिश होती है तो अब आप ये देखेंगे कि जो आपके तालाब है, बांध है, उनमें जल जो है बहुत ज़्यादा आ जाता है। ये स्थान मछलियों के प्रजनन के लिए उपयुक्त होते हैं और मछलियों के अंडों एवं शिशुओं को जाल या नेट की सहायता से पकड़ करके, और हैचिंग पिट्स या हापाज जो होते हैं, ये क्या होते हैं ये हम बाद में इसी चैप्टर में हम आगे आपको बताएंगे। तो ध्यान रखिए, हैचिंग पिट्स, हापाज और नर्सरी पॉन्ड, इनमें इनको स्थानांतरित कर दिया जाता है। वहां पर इनकी पूरी देखभाल और वृद्धि जो है वो सुनिश्चित की जाती है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो, एक चीज और बता दूं मैं आपको यहाँ पर कि हमारा जो फिशरीज डिपार्टमेंट है, हर डिस्ट्रिक्ट में अपना एक फिशरीज डिपार्टमेंट होता है, और वहां पर ये लोग इन मछलियों का प्रजनन करवाते हैं। और जो भी मछली पालन करना चाहता है उसको ये, उनके फिंगरलिंग जो स्टेज होती है वहां पर ये उसको देते हैं। मछलियां जो छोटे छोटे बच्चे जिनके होते हैं उनको मछली का बीज कहा जाता है। तो वहां पर ये हम आगे देखेंगे इसके अंदर कि इंड्यूस्ड जो ब्रीडिंग करवाई जाती है उस तरीके से करवा करके और ये वहां से लेते हैं। लेकिन प्राकृतिक रूप से भी भारत में कई जगहों पर ये आसानी से अंडे जो है हमें मिल सकते हैं। वो है एक तो चिल्का झील, या जैसे जो नदियां हैं जैसे आपकी गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा और गोदावरी नदी, यहाँ से भी हम प्राकृतिक आवास से इनके अंडों को संग्रहित जो है वो कर सकते हैं। ओके, देन जैसा मैं कह रहा था आपको, प्रेरित अंडोत्सर्जन एवं कृत्रिम प्रजनन, जो मैंने आपको बताया था कि फिशरीज डिपार्टमेंट जो है वो इस तरह से करता है। तो इसमें करते क्या है कि जो सबसे पहले ब्रूड का सिलेक्शन किया जाता है, यानी जो अंडे देने वाली मछलियां हैं उनका सिलेक्शन जो है वो करते हैं और इनसे कृत्रिम रूप से अंडे उत्सर्जित करवाए जाते हैं। इनको एक ऐसे विशेष वातावरण में रखा जाता है। यदि कभी आपको मौका मिले तो हमारे यहाँ गुवाहाटी जो डैम है वहां पर पूरा इसका एक प्लांट लगा रखा है। तो कभी हमारे को मौका मिला, कोरोना खत्म हो गया तो हम एक बार वहां चल करके और देख करके आएंगे कि किस प्रकार से वहां पर ये
इनका कल्चर जो है वो किया जाता है और अंडोत्सर्जन और कृत्रिम प्रजनन वहाँ किस प्रकार से किया कराया जाता है। तो वहाँ क्या होता है कि उनकी बॉडी वेट के हिसाब से इनको हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं और ऐसी प्राकृतिक परिस्थितियां पैदा की जाती है जैसे कि बरसात हो रही हो शावर लगा करके, पानी जो है गोल गोल घुमाते हैं उसके अंदर, तो मछलियां जो है इस वातावरण में अंडे देती है, तो वहां पर ये अंडे दे देती है और जिस प्रजाति के हम चाह रहे हैं उन सभी प्रजातियों को अलग अलग करके और रखा जा सकता है और वहां पर आपको इनसे अंडे जो है वो मिल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी तकनीक जो है वो है। तो सामान्यतः क्या होता है कि जो इंडियन मेजर कार्प है वो वर्ष में केवल एक बार ही प्रजनन करती है, लेकिन इस विधि में जैसे मैं बता रहा था आपको कि आर्टिफिशियल कंडीशंस जो है वो उनको दी जाती है, तो उनको 2 बार प्रजनन करने हेतु प्रेरित किया जाता है और ये क्रिया जो है वो प्रजनन हापा में संपन्न करवाई जाती है और अंडों का जब वो स्पानिंग हो जाता है तो उसके बाद इनका स्पोटन जो है वो हैचिंग हापाज में इनको ट्रांसफर करके और किया जाता है, यानी अंडों को हम हैचिंग आपास के अंदर ट्रांसफर कर देंगे जहां पर इनका हैचिंग होता है। हैचिंग का मतलब शायद पहले बताया था मैंने आपको, मुर्गी पालन में अंडे से बच्चे का बाहर निकलना, ये आपका हैचिंग जो है वो कहलाता है। ओके, अब हैचिंग आपा होते क्या है? हैचिंग आपा जो है वो ये देखिए आप इस तरह से, ये हैचिंग आपा जो है वो वर्गाकार आधार के नान होते हैं, ट्रफ होते हैं जो बांस के डंडों के आधार पर कपड़ा मढ़कर नदी में बनाए जाते हैं। ये बांस के डंडे नदी में गाड़ दिए जाते हैं और इन हापा में मछली के अंडे जल धारा से लगातार ऑक्सीजन प्राप्त करते रहते हैं और ये हापा अपने से बड़े साइज के हापा में स्थापित किया जाता है जो मोटे कपड़े से बने हुए होते हैं। तो स्थिर प्रकार के हापा एक ही स्थान पर बनाए जाते हैं, जबकि कुछ फ्लोटिंग हापाज भी होते हैं और उनको बांस के द्वारा एक दूसरे से बांध दिया जाता है जिसके ऊपर की वो तैरते रहते हैं। देखिए यहाँ पर ये मैश बड़ी लग रही है आपको, लेकिन इसके नीचे एक छोटी वाली जाली और लगी हुई है जिसके कारण से ये सपोर्ट वाली है और इसके ऊपर एक बिल्कुल बारीक जाली है जिसके कारण से वो अंडे जो हैं वो इससे नहीं निकलेंगे, लेकिन ये देखिए जमीन से ऊपर है और पानी के संपर्क में पानी लगातार बह करके और इससे निकलता है जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई उनको लगातार होती रहती है। ओके, तो ये हो गया आपका हैचिंग हापा। इसके बाद ब्रीडिंग हापा। ब्रीडिंग हापा में हम क्या करते हैं कि महीन जालीदार मच्छरदानी जैसे कपड़े से बने हुए होते हैं और ये अलग अलग साइज के होते हैं और इनको तालाब, नदी या नहर में बांस के डंडों से बांध करके बनाया जाता है, लेकिन इनका पेंदा जो है वो तालाब के पेंदे या मिट्टी को नहीं छूना चाहिए और इनका कुछ भाग जो है वो पानी से बाहर निकला हुआ होना चाहिए। ये किस प्रकार का होता है इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए आप, देखिए इसकी गहराई थोड़ी कितनी है, इसकी जो आदमी खड़ा है उससे आपको एक आइडिया हो सकता है कि ये इसकी कमर तक पानी आ रखा है, यानी इतना गहरा यहाँ पर है। और यहाँ पर आपने क्या किया इसको कि बांस के डंडे हैं ये और ये बहुत बारीक कपड़ा है जिसके कि हम इसको बांध करके और रख दिया है यहाँ पर। तो दूसरी चीज जो हमने कहा था कि ये टच नहीं होना चाहिए नीचे, देखिए ये यहाँ तक इतना पानी के अंदर गया हुआ है यहाँ तक, लेकिन ये पेंदे के टच नहीं हो रहा है और कुछ भाग जो है वो इसका इसके ऊपर निकला हुआ है। ये कर क्या रहा है यहाँ पर कि इनके जो एग जो कलेक्ट किए हैं वो इनके अंदर डाल देंगे और अब यहाँ पर इनकी हैचिंग होगी, इसलिए इनको हमने क्या कहा है, ब्रीडिंग हापा या प्रजनन हापा जो है वो इनको कहा गया। ओके, जो हैचिंग हापा है उसमें लगभग 1 लाख अंडे तक दिए जा सकते हैं और फर्टिलाइजेशन के 18 टू 48 आवर के बाद में इससे छोटे शिशु जो है वो बाहर निकलते हैं, लार्वा हम इनको नहीं कह सकते हैं। और इस क्रिया हेतु टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। ये लार्वा तैर करके भीतरी घेरे से हापा के बाहरी घेरे में पहुंच जाते हैं और वहां से फिर इन्हें आगे जो नर्सरीज होती है वहां पर पहुंचाया जाता है, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। अब इस हापा से जो मछली के शिशु जो होते हैं उनको फिंगरलिंग्स कहा जाता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि मछलियों के बीज दिए जाते हैं, तो वो एक्चुअली वास्तव में बीज क्या है, वो आपका ये फिंगरलिंग वाली स्टेज है। बीज वास्तव में क्या है, फिंगरलिंग वाली स्टेज है और इनको फिर आपका स्टॉकिंग पॉन्ड्स या जहां पर हम पालन करेंगे वहां छोड़ दिया जाता है और वहां पर इनको उचित वातावरण और परिस्थितियों और कृत्रिम खाद्य सामग्री के प्रयोग से इनकी देखरेख की जाती है। और इसके बारे में हम और बाद में डिटेल से बात करेंगे कि इनको भोजन के रूप में जो दे रहे हैं हम उसमें
उसमें तालाब में जो है गाय का गोबर या जैसे फर्टिलाइजर जैसे अमोनियम नाइट्रेट, सुपर फास्फेट, ये भी वहाँ पर मिला दिए जाते हैं। तो इनिशियली ये जो इससे जो पिंगलिंग निकलते हैं वो प्लैंकटन का भक्षण करते हैं और बाद में ये जो फाइटोप्लैंक्टन है उनका प्रयोग करते हैं, और इस प्रकार से संवर्धन तालाब में निरंतर प्लांट और एनिमल की जो प्लैंकटन है, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंकटन, इनकी संख्या को नियंत्रित रखना के साथ साथ ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यहाँ पर कोई बड़े हानिकारक कीट जैसे वाटर बग्स हो गया, जल बिच्छू हो गया, खरपतवार जो है वो वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो और भी आपके दूसरे कीट जो हैं वहाँ उत्पन्न होंगे और वो इनको खा जाएंगे क्योंकि बच्चे अभी छोटे होते हैं। तो ये एक आपका फिश फार्म का एक लेआउट है कि उसमें हम किस प्रकार से बना सकते हैं इसको, पानी को कंट्रोल करने के लिए आउटलेट जो है वो बनाया गया है। इसके बारे में हम कल नेक्स्ट जो है उसके अंदर चर्चा करेंगे, तो इसके बाद में हम आगे बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू।